हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपीपीएससी एमसीक्यू सॉल्यूशन चैनल पर। और आज हम सॉल्व करेंगे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के पेपर का। हमने शुरू के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आगे के 50 क्वेश्चन हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन है, तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन? तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यह स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो क्या ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। इसकी जो स्थापना हुई थी तातीपाका तेल रिफाइनरी। और ये क्वेश्चन जो है पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। यह है यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। किसका? यूपीपीसीएस 2016 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो देखो, गाजा पट्टी पर हाल ही में क्या इजराइल और फिलिस्तीन विवाद चर्चित रहा है ना? अब वह कहां पर है? तो ऑप्शन है भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए भूमध्य सागर है ना। वेस्ट बैंक भी गाजा पट्टी के पास है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सही जोड़ी मिलाइए। बेलाडीला कहां है? बेलाडीला छत्तीसगढ़। केंद्रुझर उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CADB ऑप्शन बी सही आंसर होगा। CADB याद रखिएगा। ये सभी क्या हैं? ये सभी खनन क्षेत्र हैं जहां पर महत्वपूर्ण खनिज उत्पादित होते हैं। बालाघाट में क्या होता है? तांबा मैंगनीज दोनों खनिज होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पटल विरूपणी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो पर्वतनी, भूकंप, प्लेट विवर्तन की तीनों आती हैं, विषमांगी नहीं आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को, साक्षरता के अनुसार इनके सही क्रम को हमें क्या करना है? इंगित करना है। तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। केरल कितना है? 94%। फिर है कौन सा? मिजोरम। केरल, फिर मिजोरम, फिर आता है क्या? फिर आता है गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो ऑप्शन डी केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट, और सर्वाधिक असाक्षर, सबसे कम साक्षर कौन सा है? तो वह बिहार आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो वायुमंडलीय किस परत में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं? वह कौन सा? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर है ना। यह पहली परत है। बादल का फटना, वर्षा होना, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो भाई 0 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? कहां से? नासिक जिले से। क्वेश्चन नंबर 57। तो इसका आंसर है बैतरणी नदी, ऑप्शन डी। कौन सी? बैतरणी नदी है ना। कहां से निकलती है? यह निकलती है नासिक जिले से, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट मिलाना है। हमें क्या करना है? सही कूट मिलाना है। तो 58 का नोकरेक कहां पर है? नोकरेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, सिसचलम आंध्र प्रदेश। तो BDAC कौन सा? BDAC हो जाएगा। पहले का बी है, दूसरे का क्या है? डी, तीसरे का ए और चौथे का सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया था? तो भूमिगत ताप, जियोथर्मल एनर्जी का सर्वप्रथम सफल प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था इडाहो बैथुलित, अमेरिका। कहां? इडाहो। ये कहां पर? बोइजे राज्य में, अमेरिका के बोइजे राज्य में है। कब? 1892 में
याद रखना, भूतापीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली जो गर्मी है, पृथ्वी की जब अंदर से निकलने वाली गर्मी है, उसका उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो किस राज्य को मध्य प्रदेश, भारत के मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में से किसे मोलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, मिजोरम। सी, मिजोरम। देखो मोलिसिस बेसिन है क्या? देखो एक प्रकार के अवसाद हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में पाए जाते हैं। जो भूमिगत अवसाद, उन्हें क्या मोलिसिस कहा जाता है, और इन्हीं अवसादों के कारण इन्हें क्या मोलिसिस बेसिन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो कौन सा था? 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्यों विभाजित हो गई थी? यह बंगाल विभाजन के जो आंदोलन है, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए संचालित आंदोलन के तरीके को लेकर क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये प्रमुख क्या थे? नेता थे। किसके? गरम दल के, याद रखिएगा। अब ये जो क्या हुआ था 1907 का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। वहीं कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? एकीकरण हो गया था। क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। याद रखना, इसमें लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी हुआ था, साथ ही साथ कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का भी समझौता हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, अब देखो समझना आप, यह हमारा मध्य प्रदेश है। क्या है? यह है मध्य प्रदेश की आप थोड़ी संरचना समझना। ये बुंदेलखंड और ये बघेलखंड, इस क्षेत्र को मिलाकर क्या बना था? इस क्षेत्र को मिलाकर बना था विंध्य प्रदेश। कौन सा? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश बना था, ऑप्शन बी है ना। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी रीवा बनी थी। कितनी? 38 रियासतें, कुल 38 रियासतों को मिलाकर यह बनाया गया था। और इसके राज प्रमुख कौन थे? तो मार्तंड सिंह जूदेव, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव क्या थे? इसके राज प्रमुख बनाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करें कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? यह उस साल का आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, लोगों को पता नहीं था, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 222। 222 यह एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया था उस साल, और अधिकांश लोग गलत करके आए थे, जिसका तुक्का सही बैठा तो बैठा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द, देखो द्विराष्ट्र सिद्धांत तो पहले से था, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1940 के कब? मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द दिया गया था। और किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। किन्होंने? चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? है ना, प्रथम चरण में। तो क्या ऑप्शन है? लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि थी, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि थी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण थी, और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। ये एकीकरण नहीं करना था कार्यपालिका न्यायपालिका का, तो ऑप्शन डी यह मांग नहीं थी। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी, और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। यह जो प्रथम चरण कहलाता है वह कहलाता है 1885 से बंगाल विभाजन तक का जो काल है वह प्रथम चरण कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? क्या गणेश उत्सव और एक चीज और पढ़ते हैं आप, क्या शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव कब? 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में की थी, है ना। किसके लिए? ताकि लोगों में किसकी? राष्ट्रवाद बढ़े और वह राष्ट्र की आजादी के लिए एकजुट हों, इसके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह कहाँ का? ईरान का नेपोलियन, ईरानी शासक था, ईरानी नेपोलियन कहलाता था नादिर शाह। इसने कब किया था? 1739। बहुत पुराना और फेवरेट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, है ना। कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1739 में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और एक क्या? तख्ते ताउस,
तख्ते ताउस किसने बनवाया था? यह बनवाया था शाहजहां ने। और कोहिनूर हीरा, और क्या, कोहिनूर हीरा ले गया था, है ना, या है ना, कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? मयूर सिंहासन में। कहा? मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन में लगा था, तो मयूर सिंहासन ले गया था। ये तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन ले गया था, याद रखना। फिर इसका एक उत्तराधिकारी आया था, कौन? अहमद शाह अब्दाली। कब? 1761 में, 1761 में अहमद शाह अब्दाली, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठाओं के साथ। ठीक, नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध ग्रंथ है, और यह इसका संबंध मुख्यतः महायान शाखा से और वज्रयान शाखा से भी है, तो ए एंड डी दोनों आंसर होंगे। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1835, 1835। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं भारत के। किसके तहत? 1833 के एक्ट के तहत, 1833 का जो एक्ट आया था उसमें। फिर 1829 में क्या? सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत इन्हीं के समय पे हुआ था। फिर इसके अलावा याद रखो यह जो 1806 का मद्रास में कि बेल्लूर में, क्या? बेल्लूर सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके समय यह मद्रास के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, मद्रास राज्य के। ठीक, नेक्स्ट शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कह के चांदी के सिक्के, ऑप्शन बी, चांदी के सिक्के चलवाए थे। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, इसलिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। क्या ली थी? विक्रमादित्य, इसलिए महत्वपूर्ण है। यह स्वयं किसके? यह समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। किनके? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे, बहुत ही प्रतापी शासक था गुप्त साम्राज्य का। यह 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। कब? 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। फिर जो फाहियान है, कौन? चीनी यात्री फाहियान, जिसने मालवा की जलवायु को क्या कहा है? सम जलवायु या विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, वो कौन? फाहियान, इसी के समय पे आए थे चीनी यात्री। फिर इनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन थे? तो कालिदास थे, बराहमेर थे। कौन? कालिदास थे, बराहमेर थे, छपड़क थे, धनवंतरी थे, अमर सिंह थे, शंकु, बेताल भट्ट आदि, ये 9 रत्न भी थे, है ना। नेक्स्ट है 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो देखो तांबा, मैग्नीज और हीरा, इन तीनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? फर्स्ट है, प्रथम है। कौन सा? तांबा, मैग्नीज और हीरा, इन तीनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, याद रखिएगा। मैं प्रथम जो तांबा है, तांबे की खदान कौन सी महत्वपूर्ण? तो मलाजखंड बालाघाट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में? देखो कैन एमपी यूपी में है, सोनार ये नदी छोड़ो, माही, देखो माही, सोनार नदी तो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है मध्य प्रदेश में। माही 3 राज्यों में है, ऑप्शन सी, है ना। कहां कहां है? तो एमपी, राजस्थान और गुजरात, है ना, 3 राज्यों में है। माही नदी का उद्गम कहाँ है? तो सरदारपुर धार में इसका उद्गम है। किसका? माही नदी का अवसान कहाँ होता है? तो खंबात की खाड़ी में है, अरब सागर में मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है? तो 583 किलोमीटर। कितनी? 583 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नदी की। फिर यह इसमें क्या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? है ना। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, बिल्कुल सही है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, नहीं, गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, सही है। तो ऑप्शन सी 73 का आंसर सी हो जाएगा। देखो हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण जो लावा है, लावा के जमीन के ऊपर आकर जमने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। उन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से क्या बनता है? तो उन बेसाल्ट चट्टानें टूट से काली मिट्टी, तो बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है काली मिट्टी का। अब काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीज की क्या होती है? बहुलता होती है। और जो काला रंग है, काला रंग होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण।
टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसमें तत्व पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी का रंग काला होता है। इसे रेगुर या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्र पर, कितने 47% क्षेत्र पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। देखो पूर्णा नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पर्वत से है, सतपुड़ा पर्वत से, जो एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर से, एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया में है ना, इसका उद्गम है। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। किसकी, ताप्ती की। ताप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम है कहां, इसका उद्गम है मुल्ताई बैतूल से। कहां, मुल्ताई बैतूल। और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और कुल 724 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मध्य प्रदेश में यह है 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर का एमपी में बहती है। इसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हुए हैं, तो मुल्ताई है और सूरत है ताप्ती नदी किनारे, और बुरहानपुर भी है। क्या, बुरहानपुर। नेक्स्ट है बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी, बीजागढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में है। राजपीपला क्या है, पश्चिमी सतपुड़ा है। फिर राजपीपला के बाद आता है मध्य सतपुड़ा। कौन सा, मध्य सतपुड़ा। और जो तीसरा है वह है कौन सा, वह है मैकल, मैकल श्रेणी, है ना। हम जैसे क्या कहते हैं, पूर्वी सतपुड़ा कहते हैं, तो राजपीपला में ही क्या है, बीजागढ़ की पहाड़ियां हैं। और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं राजपीपला में, तो अखनानी की पहाड़ियां, मथवार की पहाड़ियां, बड़वानी पहाड़ियां, असीरगढ़ पहाड़ियां। वहीं राजपीपला की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वह कौन सा, चूलगिरी। कौन सा, चूलगिरी 1215 मीटर, 1215 मीटर याद रखना, कौन सा, 1215 मीटर, है ना। वहीं हम बात करें मध्य सतपुड़ा, तो मध्य सतपुड़ा में क्या, महादेव श्रेणी। कौन सी, महादेव श्रेणी नाम दिया गया इसको। इसके अलावा कौन सी है, यहाँ ग्वालीगढ़ श्रेणी भी है। कौन सी, ग्वालीगढ़। 2 श्रेणियां हैं मध्य सतपुड़ा में, महादेव श्रेणी और ग्वालीगढ़ श्रेणी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह धूपगढ़ 1350 और महादेव श्रेणी की ही है। और मैकल की मध्य प्रदेश में सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक चोटी 1036। वैसे इसकी है बदरगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है ना, 1127 मीटर। नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश के जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मध्य प्रदेश जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल सही है। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बिल्कुल सही है। राज्य के दक्षिण पश्चिम में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, शीतोष्ण तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उष्ण कटिबंध में पाए है मध्य प्रदेश। कहाँ है, उष्ण कटिबंध में, याद रखना। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यही सही आंसर है, यही सही आंसर है। करके देखा इसके मध्य भाग से गुजरती है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, उप आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं, कहाँ, भिंड मुरैना क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर अल्पाइन वन ये नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखो अल्पाइन वन क्या होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं। कौन से, शंकुधारी वन, जो कहाँ, सामान्यतः 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर के चचाई में है, तो कौन सा है, अमरकंटक पावर स्टेशन, ऑप्शन बी। कौन सा, अमरकंटक। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा कहां पर है, तो ये सारणी बैतूल में है। कहां है, सारणी बैतूल में है ना। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1963 में, 1967 में इसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। क्षमता कितनी है, 1330 मेगावाट है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, हमने जो अभी करीब 10 पेपर सॉल्व किए हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये आपसे बनना चाहिए। पुराने वीडियोज आप देख लीजिए, समय दीजिए, आपकी तैयारी और बूस्ट हो जाएगी, है ना। फिर
जो अमरकंटक है इसकी भी 1965 में, कब 1965 में स्थापना हुई थी। बाण सागर क्या है, जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो ये तत्कालीन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही आंसर था इसका कि सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, तो बिल्कुल नहीं है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक थी, 11000 किलोमीटर से ज्यादा राज्य राजमार्ग थे, और जिला सड़क मार्ग 50000 किलोमीटर से अधिक थे। ठीक, कब 2018-19 के आंकड़ों में। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम है। तो देखो कपास उत्पादन की बात की है तो कपास के हिसाब से सुनहरे जिले कौन से कहलाते हैं, खंडवा, खरगोन। तो सर्वाधिक कपास मध्य प्रदेश में वही होता है और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, खरगोन में। तो ऑप्शन बी खरगोन। तो कपास अनुसंधान केंद्र, क्या कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यह है खरगोन में। वहीं हम बात करें जैविक कपास, कौन सा, जैविक कपास, यह कहां पर है, तो यह है खंडवा में। कहां, खंडवा में, है ना, यह है खंडवा है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं भी गलत। ऑप्शन सी, आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। देखो ये गलत है, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व 4A नहीं है, ओनली पार्ट 4 में है। क्या, डीपीएसपी, डीपीएसपी 4A में क्या है, 4A में है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। तो ये गलत था, हालांकि उस वर्ष लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि लोगों का सही आंसर था, वैसे डिलीट कर सकते थे इसको, क्वेश्चन ही गलत, मतलब फ्रेमिंग गलत है। पार्ट 4 में है क्या, डीपीएसपी, कहां से लिए गए हैं, डीपीएसपी लिए गए हैं कहां से, आयरलैंड से, है ना। पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है, कहां है, आर्टिकल 36 से 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है। तो संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल कौन सा है, 79, है ना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड है क्या, नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर रूरल, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, है ना, लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1990, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कितने, 1980 में 6 बैंकों का। भाई हम बात करें 1969 में कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही हम बात करें वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, कौन सा, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में है। क्या, शिक्षा का अधिकार, तो किस संविधान संशोधन से बना था, यह बना था 86वें संविधान संशोधन 2002 से। किससे, 86वें संविधान संशोधन 2002 से किस में शामिल हुआ था, संविधान में। ठीक, अब हम बात करें कि जो 86वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से आर्टिकल 45 भी प्रतिस्थापित हुआ था, मतलब पुराने को हटाकर उसमें नई भाषा लिखी गई थी, और इसमें था 0 से 6 वर्ष के बच्चों या 6 वर्ष तक के बच्चों
कि प्रारंभिक शिक्षा का राज्य का कर्तव्य की बात की गई थी, और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का माता पिता का कर्तव्य। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। देखो ये आ गया ना 51 का 4A, पार्ट 4A है ना, 4A की व्याख्या कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 है। देखो ये जो जोड़े गए थे यह है 44वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। कौन से, 44वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कहां से लिए गए, यूएसएसआर प्रारंभ में 10 थे और अब कितने हैं, अब 11 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, कौन सा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला और आखिरी संशोधन है अभी तक प्रस्तावना में, याद रखिएगा। जो प्रस्तावना है वो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, जो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी और यह उसके उद्देश्य को दर्शाती है। जो प्रस्तावना है उसमें क्या, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है ना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, किसका संविधान सभा का, 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत, याद रखिएगा। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है, भीमा नायक क्या है, जनजातीय क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने भील पलटन का नेतृत्व किया था, किसका, भील पलटन का। अम्बा पानी के युद्ध में नेतृत्व किया था। इनके साथ खाज्या नायक भी थे, कौन थे, खाज्या नायक भी थे, यह टांट्या भील के रिश्तेदार भी थे, है ना। फिर अम्बा पानी का युद्ध, पंचसावली की लड़ाई, धावा बावड़ी की लड़ाई, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये किससे थे, यह बड़वानी रियासत से संबंधित थे। इन्हें क्या, काले पानी की सजा मिली थी, क्या मिली थी, काले पानी की सजा मिली थी पकड़कर, और फिर 1889 में 1889 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुई, तो 1897 क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था, सीताराम कंवर और इन्होंने तो रघुनाथ सिंह मंडलोई ने। नेक्स्ट है सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो वह कौन सा, मौनी नृत्य, है ना, कौन सा, मौनी नृत्य। मौनिया आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के दोज के दिन, है ना। नेक्स्ट, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना गया है, तो ये कौन सा है, ब्रह्मपुरी, कौन सा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुरी। देखो चित्रकूट कहां पर है, यह है सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। यहाँ क्या, भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष व्यतीत किए थे। साथ ही साथ यह ब्रह्मा विष्णु और महेश की क्या है, अवतार स्थली है ना। बाल रूप में क्या लिया था इन्होंने, अवतार लिया था। इसके अलावा यहाँ सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि का आश्रम भी रहा है। नेक्स्ट, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, तो मुकुल त्रिधारा किसकी रचना है, यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी, असहयोग आंदोलन में। ठीक, प्रमुख रचनाओं की बात करें, मुकुल, त्रिधारा, बिक्री मोती, फिर वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, उन्मादनी, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, किनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। नेक्स्ट है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण, जो नोह डोरा पेंटिंग है मिट्टी से बनाई जाती है दीवार पर, किस जनजाति की है, तो यह है गोंड जनजाति, ऑप्शन डी। भील की कौन सी है, भील की है पिथौरा, कौन सी, पिथौरा, भीलों की चित्रकारी है। नेक्स्ट है
मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? खजुराहो में, ऑप्शन सी। जो जब आप खजुराहो घूमने जाते हैं तो पश्चिम क्षेत्र के जो मंदिर समूह को आप देखने जाते हैं तो उन्हीं से लगा हुआ एक जन सामान्य के लिए खुला हुआ मंदिर है मतंगेश्वर मंदिर, है ना। बाउंड्री वाल से इसे पृथक करते हैं उससे, है ना, कि इनकी टिकट है और इसकी टिकट नहीं है। तो ऑप्शन सी मतंगेश्वर मंदिर। खजुराहो की अगर हम बात करें तो खजुराहो की नींव जो है वो चंद्र वर्मा ने रखी थी, चंदेल शासक थे, और 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। खोज किसने की थी खजुराहो के मंदिरों की अगर हम बात करें पुरातात्विक रूप से, तो टी.एस. बर्ट, अंग्रेज टी.एस. बर्ट ने की थी। यहाँ पर 3 समूह है मंदिरों के, क्या है? जैसे अगर ये मंदिर है, ये मंदिर है, तो मंदिर के 3 समूह फेमस हैं। कौन सा? पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। तो पश्चिमी समूह में कौन सा है? कंदरिया महादेव है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसने बनवाया था? विद्याधर ने बनवाया था, राजा विद्याधर ने बनवाया था। फिर मतंगेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, ये सभी पश्चिम समूह में है। फिर पूर्वी समूह की बात करें तो ब्रह्मा मंदिर, घेटई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर और दूलादेव मंदिर दक्षिण समूह में आते। कौन से? चतुर्भुज मंदिर और दूलादेव मंदिर। ठीक, इतना आप याद रखिएगा खजुराहो के बारे में। नेक्स्ट है रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका किसकी है? कठिन काव्य के प्रेत केशवदास जी की। कठिन काव्य के प्रेत कौन है? केशवदास जी, रीतिकालीन कवि हैं। यह इंद्रजीत के दरबारी थे, महाराजा इंद्रजीत। महाराजा इंद्रजीत कभी भी पूछा सकता है, पूछा जा चुका है। महाराजा इंद्रजीत के दरबार में रहते थे ये। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, नक्सिक वर्णन, रतन बावनी, कवि प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? कठिन क्वेश्चन था उस वर्ष का ये, मतलब लोगों को आंसर्स पता नहीं थे। इसका था गणेश शंकर विद्यार्थी, पत्रकार थे, ऑप्शन ए। कौन सी? प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग बालकृष्ण शर्मा नवीन ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर लिखे थे, है ना। तो बालकृष्ण शर्मा जी की बात करें तो यह जो है संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्मिला, कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन, हम विस्पाई जन्म के प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना। कौन सा? थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो ऑप्शन सी 1939 में। कब? ऑप्शन सी 1939 में हुई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको देखिए और अगले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे के वीडियोस में भी आप सपोर्ट करें। थैंक यू।